प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। बच्चों, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? सजीव अर्थात जो जीवित चीजें होती हैं, जो जीवों के लक्षण श्वसन होते हैं, पाचन होते हैं, उत्सर्जन होते हैं, जनन होते हैं, वृद्धि आदि, ये सारी जैविक क्रियाएं जो भी लक्षण होते हैं सब सजीवों के होते हैं। तो आइए इन्हीं लक्षणों में से आज हम लोग उत्सर्जन और जनन के बारे में जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। शरीर के अंदर भोजन के बाद पाचन क्रिया होती है। पाचन के बाद जो फूड होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में बदल जाते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी क्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ शरीर में अधिक समय तक अगर पड़े रहेंगे तो शरीर अनेक प्रकार से रोगग्रस्त हो जाएगा। शरीर में कई प्रकार के विकार हो जाएंगे, कब्ज हो जाएगा। इसलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होता है। कई बार यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। मानव का उत्सर्जन तंत्र। आइए अब हम लोग मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, किडनी जिसे बोलते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त को छानना होता है। छनने के बाद उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, एमिनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्कों से छनने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त त्वचा, यकृत, फेफड़े तथा बड़ी आंत भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। बच्चों, यह उत्सर्जन तंत्र का एक TLM है, वर्किंग मॉडल है। इसकी सहायता से हम लोग अच्छे से उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे, उत्सर्जन तंत्र को समझ सकेंगे। तो बच्चों देखिए, ये किडनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किडनी का बाहरी भाग उभरा हुआ और अंदर का भाग धंसा हुआ होता है और किडनी से यूरेटर मूत्रवाहिनी अटैच होती है, जिससे कि मूत्र निकल करके दोनों ओर से ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। उसके बाद यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। किडनी से ये जो ब्लड होता है वो धमनियों से किडनी में आता है और शिराओं द्वारा बाहर निकल जाता है। किडनी रक्त को छानने का काम करता है। किडनी में जब रक्त आता है तो जो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो उपयोगी पदार्थ होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, विटामिन वगैरह वो अवशोषित कर लिए जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिन वगैरह वो देखिए यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होकर के फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, जैसा कि इस वर्किंग मॉडल के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उत्सर्जन तंत्र को इस वर्किंग मॉडल TLM के माध्यम से और अच्छे से समझ गए। बच्चों, आइए अब हम लोग उत्सर्जन से संबंधित कुछ प्रमुख बातों पर, कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और उनको जानते हैं। एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2.5% यूरिया और शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है और यह यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, हल्का एसिडिक होता है। वृक्क खराब हो जाने पर रक्त के अपोहन अर्थात डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अमीबा, पैरामीशियम स्पंज, हाइड्रा, अलवड़ी जलीय मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। CPAM घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। सभी स्तनीय एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है।
पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। जिस प्रकार से जंतुओं में उत्सर्जन होता है, ठीक उसी प्रकार से पौधे भी उत्सर्जन क्रिया को करते हैं। जैसे कि महुआ, पीपल, बरगद, कनेर, मदार आदि के पौधों की पत्तियों या तनों से सफ़ेद रंग का लेटेक्स निकलता है, दूध की तरह। ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे नीम हो गया और बबूल हो गया, इन लोगों की तनों से कुछ चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जिसे गोंद कहते हैं। पौधों के ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, ये अनेक विधियों द्वारा अपने उत्सर्जी पदार्थ को निकालते रहते हैं। कुछ पौधों के जैसे मकोए हो गया, नेस्टेशियम हो गया, इन लोगों की टमाटर हो गया, अरवी हो गया, इन लोगों की पौधों की पत्तियों की जो शिराओं पर रात्रि में जो अनावश्यक लवण, जल या लवण होते हैं, वो शिराओं पर बूंद के रूप में दिखाई देते हैं, और इस पौधों की इस क्रिया को बिंदु स्राव कहते हैं। इस प्रकार से पौधे भी उत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग उत्सर्जन के बारे में भली भांति जान गए, पौधे और जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया को। अब हम लोग जनन क्रिया के बारे में समझेंगे। सभी जीव, प्रत्येक सजीव, हम लोगों ने जाना कि सजीवों के लक्षण जो होते हैं उसमें प्रजनन भी एक लक्षण है। सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक जीव अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। पौधे हों चाहे जंतु हों, अपने संतति को उत्पन्न करते हैं। पौधे तथा जंतुओं की इस क्रिया को प्रजनन क्रिया कहते हैं। पौधे तथा जंतुओं दोनों में दो प्रकार के प्रजनन होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम लोग जंतुओं में जनन की क्रिया को समझेंगे। जंतुओं में जनन की दो विधियां होती है, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में किसी जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ही जनन अंग के ये प्रजनन क्रिया होती है इसमें। और अलैंगिक जनन जंतुओं में मुकुलन होता है और द्विखंडन होता है। मुकुलन किस प्रकार होता है? ये हाइड्रा है। हाइड्रा एक निम्न कोटि का बहुकोशिकीय जीव होता है। इसके शरीर पर एक मुकुल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं और एक नया हाइड्रा बनाते हैं और अपने जनक हाइड्रा से अलग हो जाते हैं। इसी को मुकुलन कहते हैं। एक और विधि होती है अलैंगिक जनन की, जिसे बहुविखंडन बोलते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी होता है। और एक होता है अमीबा में द्विखंडन। ये भी अलैंगिक जनन की एक मुख्य विधि है। इसमें अमीबा का जो केंद्रक होता है पहले दो भागों में विभाजित होता है और अंत में अमीबा का शरीर भी दो संतति कोशा में विभाजित हो जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इस एक कोशिकीय जीव का विभाजन होता है, पहले केंद्रक का फिर अमीबा के पूरे शरीर का। इस प्रकार से दो संतति अमीबा बन जाते हैं। इसे अमीबा का विखंडन कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं, यानी दो भागों में बंटना। इसको बाइनरी फिशन भी कहते हैं इंग्लिश में। लैंगिक जनन में नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य होता है। नर तथा मादा जननांग जैसे कि जंतुओं, मनुष्य में ये नर जननांग है। शुक्राणु, नलिका, शिश्न, वृषण ये नर जननांग है और मादा जननांग अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय ये सब मादा जननांग है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। तो नर जननांगों में नर युग्मक तथा मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। जैसा कि मैंने टीएलएम के माध्यम से बताया कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य हो गए, गाय हो गए, बकरी हो गई, बहुत सारे ऐसे जंतु जिसमें कि जो नर होते हैं उसमें नर जनन अंग होते हैं और जो मादा होते हैं उसमें मादा जनन अंग होते हैं। एकलिंगी जंतु क्या है? मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतु को एकलिंगी जंतु कहते हैं। जैसा मैंने टीएलएम के माध्यम से दिखाया कि जो नर होते हैं उसमें नर जनन अंग है और जो मादा होते हैं उसमें मादा जनन अंग है। उसके बाद द्विलिंगी जंतु, केचुआ, जोक आदि में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। इसका मतलब नर एवं मादा जो जनन अंग होते हैं वो एक ही जंतु के शरीर के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें द्विलिंगी जंतु यानी बाइसेक्सुअल कहते हैं, जैसे केचुआ और जोक।
लैंगिक जनन में निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है? निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, जब शुक्राणु जो होते हैं और अंडाणु के साथ आपस में मिल करके संलयन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है। इसी को निषेचन बोलते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक तथा बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जो होता है मुख्यतः निषेचन का प्रकार होता है जो मादा शरीर के अंदर होता है, और जो बाह्य निषेचन होता है कुछ अकशेरुकी जंतुओं में होता है तथा मछली और मेढक आदि में होता है। अब जरायुज क्या है? जरायुज का मतलब हो गया विविपेरस, जो कि बच्चे देने वाले जंतु होते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, बकरी, चमगादड़ आदि जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, वो जरायुज होते हैं। अंडयुज का मतलब अंडे देने वाले जंतु, जिसके अंडे से जीव जंतु निकलते हैं, उसको अंडयुज कहते हैं। ओविपेरस बोलते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। इस प्रकार से हम लोगों ने जंतुओं में जनन के बारे में जाना कि जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है। जंतुओं में जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुकुलन और द्विखंडन जो कि मुख्य प्रकार है जंतुओं में। अलैंगिक जनन के मुकुलन हाइड्रा में होता है, द्विखंडन अमीबा में होता है। इसके अतिरिक्त एक बहुविखंडन भी होता है जो कि प्लाज्मोडियम में होता है, मलेरिया परजीवी में। लैंगिक जनन के लिए नर एवं मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। नर जो जनन अंग है उसके जो शुक्राणु होते हैं, जब मादा जनन अंग के अंडाणु से संयोग करते हैं तो जाइगोट बनता है। इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मेल और ये हो गया फीमेल। जब ये स्पर्म हो गया, मेल का मतलब स्पर्म हो गया, ये हम मनुष्य में फर्टिलाइजेशन की क्रिया को बता रहे हैं, निषेचन की क्रिया को। और फीमेल में ये हो गया अंडाणु यानी कि ओवम। अब जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों आपस में संलयन करेंगे, फ्यूजन करेंगे, तो जाइगोट यानी कि युग्मनज बनेगा। इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये मेल गैमीट हो गया यानी कि नर युग्मक, और ये फीमेल गैमीट हो गया यानी कि मादा युग्मक। ओवम मादा युग्मक हो गया और स्पर्म यानी शुक्राणु जो हो गया वो हो गया मेल गैमिट। ये अंडाणु हो गया, अंडाणु को बोलते हैं फीमेल गैमिट। इस प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। बच्चों, जिस प्रकार से जंतुओं में जनन होता है, इसी प्रकार पौधे भी जनन करते हैं। पौधे भी सजीव होते हैं। पौधों में भी अपने प्रकार संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और पौधों में जो जनन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। और लैंगिक जनन जो होते हैं इसमें नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, जनन अंग की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन पौधों में जो होता है वो कई प्रकार का होता है। एक होता है मुकुलन यानी बडिंग, और दूसरा होता है खंडन, तीसरा बीजाणु निर्माण, और चौथा वृद्धि प्रजनन। मुकुलन बडिंग जो होता है वो ईस्ट में होता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। ईस्ट में जो जनन होता है, ईस्ट में एक बड लाइक स्ट्रक्चर उभार होता है और वो वृद्धि करके अपने जनक ईस्ट से अलग हो जाते हैं। और ये जो मुकुलन की प्रक्रिया होती है वो इतनी तेज होती है कि जो मुकुल लाइक नवीन स्ट्रक्चर होते हैं वो एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में बिना संतति ईस्ट से अलग हुए ही श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। बाद में ये ग्रो करके अपने जनक ईस्ट से अलग हो जाते हैं और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। खंडन जो होता है वो स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स में होता है। खंडन तालाब वगैरह में जो हरे हरे तंतु लाइक स्ट्रक्चर तैरते हुए दिखाई देते हैं वो शैवाल होते हैं। और ये जो तंतु लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसको, खंडन को, ये कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा ग्रो करके एक नया पौधा बना लेता है। इस प्रकार से खंडन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद बीजाणु निर्माण जो होता है, बीजाणु निर्माण मुख्यतः कवक फफूंद में होता है, जैसे ही मुख्यतः बीजाणु फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होते हैं कि ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सफेद सफेद, वो ऊपर का भाग उसका तंतु का फूल जाता है और वो बीजाणु के रूप में हो जाता है। और ये बीजाणु ही आगे ग्रो करके
एक नया पौधा निर्माण करता है। ये क्रिया शैवाल मास फर्न आदि में होता है। वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन जो होता है वो वर्धी भागों में होता है पौधों के, जैसे जड़, तना तथा पत्तियों से होता है। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती, बिना बीज के ही नया पौधा बन जाता है। जैसे कि जड़ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तना से नए पौधे का निर्माण होता है, पत्तियों से। जड़ जैसे शकरकंद, डहेलिया आदि की जो जड़ें होती हैं उनको बोने। लैंगिक प्रजनन क्या है? लैंगिक जनन जो होता है वो जनन की दूसरी विधि है, जो कि मुख्य विधि है, जिसमें कि नर तथा मादा जनन अंग बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि इसमें नर जनन अंग से नर युग्मक और मादा जनन अंग से मादा युग्मक आपस में फ्यूजन करके वो संयोग करके एक जाइगोट यानी कि युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर उसके बाद एक नया बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार से नया पौधा बीज से बनता है। तो आइए हम लोग लैंगिक जनन को जानते हैं। लैंगिक जनन जो होता है पौधों में मुख्यतः पुष्पी भाग में होते हैं। पुष्प जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। एक होता है वाह्य दल जो होता है वो हरे रंग का भाग होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होता है। और उसके बाद एक दल होता है जो कि कलरफुल भाग होता है, जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वही दल होते हैं। दल जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, जो कि पुष्प के आकर्षक भाग होते हैं। उसके बाद ये अंडाशय हो गया, और ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, ये स्त्री केसर है जो कि मादा जनन अंग है। और पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग होता है। ये पुंकेसर है, ये नर जनन अंग है, और ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर के पार्ट होते हैं ये अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये परागकण हो गए। परागकण क्या है? परागकण महीन चूर्ण होता है जो पुंकेसर के ऊपरी फूले हुए भाग के अंदर होता है, और उचित वातावरण मिलने पर नमी और जल के संपर्क में आकर हवा द्वारा ये उड़ करके पुष्प के जो वर्तिकाग्र होता है उस पे चिपक जाते हैं, और ऊपरी भाग पर चिपक जाते हैं, और फिर ये जो परागकण होते हैं वो ग्रो करके पराग नलिका बनाते हैं, और पराग नलिका से जो परागकण के अंदर नर युग्मक होता है वो अंडाशय में आ करके अंडकोशा से संयोग करके जाइगोट यानी युग्मनज बनाता है। ये पराग नलिका हो गई जो कि परागकण वृद्धि करके बनाता है। इस प्रकार से पुष्पी पौधों में जनन की क्रिया होती है। पुष्पी पौधों में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। एक लिंगी पुष्प जैसे पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा आदि होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पुष्प के अंदर एक ही जनन अंग होंगे, या तो नर जनन अंग होंगे या मादा जनन अंग होंगे। पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। और पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है? स्त्री केसर होता है, जो कि वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय में विभक्त होता है, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को मिलाकर के स्त्री केसर का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? द्विलिंगी पुष्प गुड़हल, मटर, सरसों, सेम आदि होते हैं। ऐसे पुष्प, गुड़हल आदि के पुष्प जो होते हैं, जैसे ये गुड़हल का पुष्प, सपोज दैट ये गुड़हल का ही पुष्प है, और इसमें नर तथा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प के अंदर है। नर जनन अंग पुंकेसर है, और स्त्री केसर ये हो गया, ये मादा जनन अंग है स्त्री केसर। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तो दोनों एक ही पुष्प के अंदर है, नर तथा मादा जनन अंग, इसलिए ये द्विलिंगी पुष्प हो गया। तो जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, जैसे ये जो परागकण होता है, परागकण का स्त्री के परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। ये परागकोश होता है इसमें पुंकेसर के अंदर, उसी के अंदर परागकण होते हैं। परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण और एक क्रॉस पॉलिनेशन परपरागण। स्वपरागण उसे कहते हैं जब एक ही पुष्प के जो परागकण होते हैं, एक ही पुष्प के पुंकेसर से परागकोश से निकलकर परागकण उसी पुष्प के मादा जो जनन अंग होते हैं के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के, एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रकार की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं, यानी कि एक ही पौधे के पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के
वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और जो पर परागण होता है वो एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पर परागण में जो पुंकेसर से के परागकोश से जो परागकण निकलते हैं वो दूसरे पौधे के मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। एक पौधे के पुष्प से निकल करके दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, परागकण के पहुंचने की क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण कहते हैं। इस प्रकार से पौधों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण की क्रिया के फलस्वरूप ही फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि जब तक से परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे और परागकण वृद्धि करके परागनलिका से नर युग्मक होता हुआ अंडाशय में के अंडकोशा से नहीं संयोग करेगा, निषेचन की क्रिया संभव नहीं है। इसलिए निषेचन की क्रिया के लिए परागण का होना अत्यंत आवश्यक है। परागण जल, वायु आदि के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है। फल वगैरह खा करके उसके बीज इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। और कुछ पौधों के बीज जो होते हैं वो रोम युक्त होते हैं और पंख युक्त होते हैं, जैसे कि चिलबिल वगैरह के जो बीज होते हैं पंख युक्त होते हैं, मदार के होते हैं रोम युक्त होते हैं। इस प्रकार से वो हवा के द्वारा उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मदार के पौधे कहीं भी उगाते हैं अपने से, क्योंकि उनमें परागण बहुत तेजी से होता है। उनके जो बीज होते हैं रोम युक्त हल्के होते हैं और वायु के द्वारा उड़ करके जा करके जल्दी से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और फिर परागण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से निषेचन की क्रिया हो जाती है। और जो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो नर युग्मक जब अंडकोशा से संयोग करता है तो फिर बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है और फिर ये जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। इस प्रकार से निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है और इस प्रकार से पौधे लैंगिक जनन की क्रिया पूरी करते हैं।